वो कितना 0, मतलब थीटा 1 बराबर थीटा 2। इसने जितना डेविएट किया और इसने जितना डेविएट किया उल्टी दिशा में किया, तो एक तो उल्टा नेगेटिव साइन रहेगा और आपने दोनों को इक्वल कर दिया। अब थीटा कितना होता है, म्यू फॉर वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड इनटू ए, ये था। तो यहाँ से आपने इक्वेट कर दिया। अब म्यू फॉर यहाँ पर पहले प्रिज्म के लिए और दूसरे प्रिज्म के लिए 1 और 2 लगा दिया हमने। एक तो आपका ये रिलेशन बनता है यहाँ से। दूसरा आपके पास में डेल्टा नेट की नेट डेविएशन कितना हो रहा है। इस वाले ने कुछ डेविएट किया था लेकिन उसने उल्टी दिशा में किया डेविएट, तो आपको माइनस करना होगा। डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2, ये कितना हो जाएगा A1 इंटू म्यू माइनस 1 और इसी तरीके से A2 इंटू म्यू 2 माइनस 1, और इन दोनों को आपको देखना पड़ेगा। देखिएगा, तो ये कुल विचलन है। ऐसा दूसरा संयोजन का जो क्रम हमने देखा था वो क्या था अपने पास में, बिना विचलन के विक्षेपण, तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। इसमें क्या है अपने पास में, डिस्पर्शन तो हो रहा है, मतलब कलर्स में तो बढ़ रही है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा कि जिधर से आई थी उसी के समांतर निकल रही किरण, तो डेविएशन नहीं हुआ। तो इस बार डेल्टा जो है नेट वो 0 होना चाहिए। तो डेल्टा 1 बराबर डेल्टा 2, जैसे पिछला फॉर्मूला आपने देखा, ये कितना आ जाएगा A1 इंटू म्यू 1 माइनस 1, A2 इंटू म्यू 2 माइनस, ये दोनों बराबर होने चाहिए। थीटा नेट जो है वो थीटा 1 माइनस थीटा 2 की इसने स्प्रेड किया था, ये कुछ कम कर रहा है लेकिन इस बार 0 नहीं कर पाया है। तो कितना हो जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, A1 म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, A2 म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। तो इन पे क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए। आपको दिया है प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है। सर एक सेकंड पिछला वाला पेज बताना। कल बताया था मैंने, आज अभी ज्वाइन किया था आपने? हाँ लिख लिया सर ये तो। तो ये तो कल कल बताया था, मैं उसी को रिवाइज करवा रहा था। लिख लिया सर। अभी यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, ये आपके पास में इस तरीके से दो प्रिज्म इस तरीके से लगे, उल्टे नहीं लगे हैं, ध्यान रखना, दोनों एक ही तरीके से लगे। तो इसका जो कोण है 4 डिग्री और इसका जो कोण है वो 2 डिग्री। इसमें बताइए टोटल जो है विचलन कितना होगा और टोटल विक्षेपण कितना होगा। कुल विचलन व कुल विक्षेपण ज्ञात करो, विक्षेपण ज्ञात करो। इसके जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह दिए हुए हैं। इस वाले के लिए जो है म्यू फॉर वायलेट वो दिया है 1.5, म्यू फॉर रेड वो दिया है 1.4, इसके लिए दिया है म्यू ऑफ वायलेट 1.7 एंड म्यू ऑफ रेड वो दिया 1.5। बताइए, नोट कीजिए पहले इसको। देखिए, अब इसमें एक तो माइनस नहीं करना होगा, हमने पहले जैसे डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 किया, डेल्टा नेट और थीटा नेट को भी हमने बोला कि वो थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि उसमें प्रिज्म उल्टे लगे हुए थे, उसमें प्रिज्म अपने पास में ऐसे लगे हुए थे, इस प्रकार लगे हुए थे प्रिज्म, जबकि इसमें दोनों प्रिज्म क्या है एक ही दिशा में। तो ये अगर मान लीजिए डेविएट करेगा तो वो भी उसी उधर ही डेविएट करेगा, तो ऐड हो जाना चाहिए। अगर वो उल्टा लगा रहता, इस तरीके से लगा रहता, तो ये अगर इधर विचलित कर रहा है वो उधर विचलित करता, तो माइनस करना पड़ता। लेकिन इस केस में क्या दोनों के कोण समान है, इसलिए आपको क्या करना है समान दिशा में, इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा। तो पहले चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा थीटा नेट कितना रहेगा अपने पास में, वो रहेगा A1 म्यू ऑफ वायलेट फॉर 1 माइनस म्यू ऑफ रेड फॉर 1 प्लस इस बार ऐड होगा A2 म्यू फॉर वायलेट फॉर 2 माइनस म्यू फॉर रेड फॉर 2। तो चलो मैं ये वैल्यू पुट करता हूँ। थीटा नेट A1 कितना है मेरे पास में 4 डिग्री, ये है 1.5 माइनस 1.4 प्लस ये है 2 डिग्री 1.7 माइनस 1.5, तो ये कितना रहेगा 0.4 और ये भी 0.4, कितना होगा 0.8 डिग्री,
0.8 ली। अब बात करें डेल्टा नेट, तो डेल्टा नेट में अपने को म्यू चाहिए। अब म्यू वहां पर देखिए, तो म्यू वायलेट का दिया और म्यू रेड का दिया, जबकि वो म्यू कौन सा होता है, वो एवरेज म्यू होता है, ठीक है, या येलो कलर, नील कलर के लिए। तो म्यू फॉर येलो जो होता है वो होता है म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड डिवाइडेड बाय 2। तो म्यू ऑफ येलो फॉर फर्स्ट कितना हो जाएगा, 1.5 प्लस 1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1.45। और म्यू फॉर वायलेट फॉर 2 वो कितना रहेगा, 1.7 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा 1.6। क्योंकि म्यू -1 उसमें म्यू जो होता है मध्य कलर के लिए होता है, मध्य कलर मतलब येलो कलर अपने पास। तो देखें, अब थीटा डेल्टा कैलकुलेट करना है मुझे। डेल्टा नेट कितना होगा, a1 इंटू म्यू1 -1, इसमें जुड़ेगा दोनों, समान दिशा में है कौन, a2 इंटू म्यू2 -1, और ये म्यू1 म्यू2 की जगह क्या यूज करूंगा, मध्य कलर मतलब येलो। a1 इंटू म्यू ऑफ वायलेट फॉर फर्स्ट -1 प्लस a2 इंटू म्यू फॉर येलो, येलो फॉर 2 -1। तो चलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। a1 कितना है 4 डिग्री, दिस इज 1.45 -1 प्लस a2 2 डिग्री, ये कितना है मेरे पास में 1.6 -1, तो कितना रहा 0.45। देखिए यहाँ से कितना आएगा, 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 1.8, और यहाँ से कितना 0.6 इंटू 1.2, तो ये बन गया आपका कितना 1. यस सर हो गया। नोट किया सभी ने। तो सर रुको, लिख लिया सर। इस बार उल्टे लगा देते हैं इनको, तब बताइएगा क्या रहेगा। देखो हो गया। देखिए ये दिया आपको 4 डिग्री, फिर से ये दिया आपको 2 डिग्री, फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पिछले केस में थे 1.5 है, म्यू ऑफ रेड 1.4 है, इसके लिए म्यू ऑफ वायलेट 1.7, म्यू फॉर रेड 1.5। कुल विचलन और विक्षेपण ज्ञात करें। तो पिछले बार की कैलकुलेशन से जल्दी सॉल्व कीजिए इसको, बस वो सब वैल्यूज वैसी ही हैं, देख लीजिए प्लस माइनस का क्या रहेगा, कुल विक्षेपण व विचलन, कुल विचलन व विक्षेपण ज्ञात करो, विक्षेपण ज्ञात करो व विक्षेपण ज्ञात करो। सर 0.4। कौन सा विक्षेपण की
जो विक्षेपण है कि विचलन 0.4, डेल्टा डेल्टा 0.4 कितना आ रहा था, एक मिनट रुकिए, नहीं 0.6 आना चाहिए डेल्टा, क्योंकि 1.8 माइनस 1.2 निकालो क्या। 0.6 देखो डेल्टा अगर निकालेंगे यहाँ से, डेल्टा नेट जो रहेगा अपने पास में वो होगा A1 इंटू म्यू 1 माइनस 1 प्लस A2 इंटू म्यू 2 माइनस 1। अब पिछले बार जो कैलकुलेशन की थी हमने उन्हीं का यूज कर रहा हूँ मैं, कि म्यू 1 कितना है अपने पास में 1.5 प्लस 1.4 बटा 2। तो यहाँ से अगर मैं अच्छा अब इसमें नेगेटिव साइन भी लगेगा, उसका भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उल्टी दिशा में है दोनों की, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा इस बार। तो ये कितना 4 डिग्री इंटू ये कितना हो जाएगा 1.45 जो पिछले क्वेश्चन में मैंने यूज किया, माइनस A2 कितना 2 डिग्री इंटू ये 1.6 बनता है माइनस 1, तो ये कितना होता है 1.8 डिग्री माइनस 1.2 डिग्री, तो ये कितना रहा 0.6 डिग्री। और अब मुझे थीटा कैलकुलेट करना है कि थीटा कितना रहेगा। थीटा नेट वो कितना रहेगा, वो भी θ1 माइनस θ2, तो ये कितना आएगा A1 इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड फॉर फर्स्ट, माइनस A2 इंटू म्यू फॉर वायलेट माइनस म्यू फॉर रेड फॉर सेकेंड। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ 0.4 इंटू 1.5 माइनस 1.4, A2 कितना है अपने पास में 0.2 इंटू 1.7 माइनस 1.5, ये कितना रहा आपका 0.4 माइनस 0.4 जीरो। ये कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, इसमें आपका विचलन हो रहा है लेकिन विक्षेपण नहीं हो रहा, तो ये विचलन बिना विक्षेपण के, बिना विचलन के नहीं, बिना विक्षेपण का विचलन, बिना विक्षेपण के विचलन, विचलन तो हो रहा था ये रहा, लेकिन विक्षेपण कितना है जीरो। नोट हो गया है? लिख लिया सर। चलिए अगले पे चलते हैं। अपने को दिया हुआ A1 मतलब दो प्रिज्म दिए हैं, A1 जो पहले का कोण दिया है 10 डिग्री और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.42, और दूसरा एक और प्रिज्म है अपने पास में, उसका जो प्रिज्म कोण है ये अपवर्तनांक वो बेसिकली है 1.7, और उसका जो जो A2 है वो ज्ञात करना है बिना विचलन के विक्षेपण विक्षेपण होने के लिए A2 का मान ज्ञात, A2 मतलब दूसरे वाले का कोण।
बताइए कितना आएगा? क्या जीरो है? विचलन जीरो है, तो विचलन को जीरो कर दो। कि डेल्टा नेट कितना होता है? सर डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। 7/7 7 बटा, तो यहाँ पर देखिए डेल्टा कितना रहेगा नेट। अब उल्टे लगेंगे तभी ऐसा होगा, मतलब A1 इंटू म्यू वन माइनस वन, और इसको भी माइनस करना पड़ेगा A2 इंटू म्यू टू माइनस वन। 7/0.2 देखते हैं ये कितना, 10 इंटू कितना है 1.42 माइनस वन माइनस, और ये जीरो है। A2 कितना वो अपने को कैलकुलेट करना है, 1.7 माइनस वन, तो ये कितना रहा 10 इंटू 0.42 माइनस A2 इंटू 0.7, तो यहाँ से कितना रहा A2 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा 4.2, तो ये तो 6 से कैंसिल हो रहा है ना, 6 डिग्री आ गया। देखो सर ये 0.42 आया। हाँ 0.42 हो जाएगा ना, ये उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया 4.2 हो गया वो, इसको मैं इधर ले आया और इसको इधर लेके चला गया, ये जीरो है ना इधर, तो इसको एक तरीके से इधर ले आया मैं, और इसको यहीं पे रहने दिया। ओके आगे चलेंगे। लिख दिया सर। क्वेश्चन है बेसिकली वो हेडिंग की फॉर्म में क्वेश्चन अपना, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, मतलब लाइट जो रहे बाहर नहीं निकले, नो इमरजेंस इमरजेंस, और हम बोल सकते हैं कि ग्रेजिंग इमरजेंस, मतलब टच करते हुए जस्ट, और ग्रेजिंग इमरजेंसी। तो इसका जो डायग्राम है वो बता देता हूँ मैं। इसका जैसे अपवर्तनांक म्यू है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हुई, फिर मान लीजिए यहाँ पर बैंड हो गई, इधर जानी चाहिए थी लेकिन यहाँ पर नॉर्मल था, इधर बैंड हो गई, और यहाँ पर फिर जो है इस तरीके से आपतन हो कि जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन, तो ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब बाहर नहीं निकले, इस सतह को टच करते हुए निकले। तो बताइए इसके लिए क्या कंडीशन रहेगी, जो म्यू वगैरह की या इन सभी क्या कंडीशन रहेगी, ये ए दिया हुआ। तो बेसिकली म्यू के लिए कंडीशन याद करें कि म्यू कितना होना चाहिए। तो देखो इसमें जो इमरजेंस नहीं हो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो R2 है अपने पास में, R2 का मान कितना होना चाहिए, यहाँ पर जो 0 इंसिडेंस R2 का मान जीरो हो जाए। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा हम कंडीशन लेकर चलते हैं कि इसमें भी इधर भी ये अपने पास में इंसिडेंस क्या हो, इमर्जिंग हो। ये हमने आपतन भी इधर से करवाया, आई का मान भी 90 डिग्री रखा, क्योंकि अपने को किसी भी सिचुएशन में नहीं निकलनी चाहिए। तो क्या हम आपतन कोण को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, परावर्तन कोण भी बढ़ता है, तो हम मैक्सिमम आपतन कोण रख लेते हैं, ठीक है, अपवर्तन कोण भी बढ़ता है अपना। तो ये आपने देखा, तो ये मान लीजिए यहाँ से डेविएट हो गई, इधर आ गई, और उसके बाद में आपने यहाँ पर कंडीशन लगा दिया कि ये अधिकतम, ये हमने रखा है कि अधिकतम अधिकतम आपतन कोण
आपतन कोण I बराबर 90 डिग्री के लिए कभी भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो 90 डिग्री से ज्यादा हो नहीं सकता। 90 डिग्री मतलब, क्योंकि ये अभिलंब के साथ में हम अभी तक हम इस तरीके से रे डालते हैं, मैक्सिमम अपने पास से दर्शा आ सकती है। तो ये आपने बनाया, तो एक ये लाइट रे यहाँ पे गई, इस कोण को हम R1 बोलते हैं और इस कोण को हम R2 बोलते हैं, और यहाँ से नहीं निकले। ठीक है, तो देखिए, चलो इसमें फेस जो अच्छा तो कोण है अपने पास में ए से, तो हम कोण को रिप्रेजेंट करें। तो देखिए पहली कंडीशन बनेगी अपने पास, यदि प्रकाश किरण बाहर नहीं निकले, बताइए प्रकाश किरण बाहर नहीं निकले तो क्या कंडीशन रहेगी यहाँ पर? R2 कितना हो जाना चाहिए? अरे TIR वाली कंडीशन, जीरो कैसे? TIR होना चाहिए ना। जीरो होने का मतलब तो रिट्रेस करने वाले कंडीशन में होता है जीरो। तो रिट्रेस वापस थोड़ी ना आ रही, ये बाहर नहीं निकलनी चाहिए। तो बाहर कब नहीं निकलेगी? जब अपने पास में आपतन कोण क्या हो, क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। मतलब R2 जो है ग्रेटर और इक्वल टू IC2, मतलब दूसरे वाले सरफेस पर, इस सरफेस पर जो अपने पास में क्रांतिक कोण होगा उसके बराबर। ये IC बोल दीजिए उसको सिंपली, IC, क्योंकि 2 और 1 कुछ नहीं है, ये तो म्यू ये इसका IC से ज्यादा होना चाहिए। R2 जो है IC से ज्यादा होना चाहिए। क्या ये कंडीशन आपको समझ आ रही है? अगर बाहर नहीं निकलेगी, अगर R2 की वैल्यू क्रांतिक कोण से कम रहेगी तो प्रकाश किरण बाहर निकल जाएगी। बाहर नहीं निकालना है तो कम से कम क्रांतिक कोण के बराबर रहे, तो इधर आ जाएगा। और क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाएगा तो वापस अंदर की तरफ आ जाएगा, आपको बाहर नहीं निकालना है। देखिए, तो पहली कंडीशन ये बनी है अपने पास में। अब यहाँ से इस वाले फेस पर देखें, ये जैसे पॉइंट नंबर 1 है मेरे पास में, ये पॉइंट नंबर 2, तो ये मैंने 2 पर लगाया था। पॉइंट 1 पर, वहां पर अगर लगाते हैं हम तो 1 गुणा साइन 90 इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R1। मतलब मेरे पास में ये बन रहा है कि साइन जो R1 है वो किसके बराबर, 1/म्यू के बराबर होगा, वो 1/म्यू के बराबर। और जो क्रांतिक कोण है वो भी कितना है, 1/म्यू के बराबर ही है। देखें TIR के लिए, TIR के लिए म्यू इंटू साइन IC कितना हो जाना चाहिए, 1 इंटू साइन 90। इसका मतलब जो साइन IC है वो किसके बराबर होगा, 1/म्यू के बराबर। मतलब जो R1 है वो किसके बराबर है, क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए यहाँ से। तो ये पता लग रहा है आपको। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। इतना नोट कीजिए एक बार। नोट किया आपने? देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर लाइट रे को बाहर नहीं निकालना था। बाहर कब नहीं निकलेगी, जब आपतन कोण जो है कम से कम क्रांतिक कोण के बराबर, उससे ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर बाहर नहीं निकले तो क्या होना चाहिए, R2 की वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा होनी चाहिए। फिर आपने इस वाले पर लगाया यहाँ पर स्नेल का नियम, 1 गुणा साइन 90, क्योंकि हमने आपतन कोण 90 डिग्री लिया हुआ है, म्यू गुणा साइन R1। ठीक है, तो साइन R1 कितना बन गया, 1/म्यू। फिर आपने TIR की कंडीशन, TIR कब होता है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो अगर इसमें से किसी आपतन कोण IC पर आपतित होती है तो म्यू इंटू IC कितना हो जाएगा, 1 गुणा साइन 90। साइन 90 1 होगा तो साइन IC 1/म्यू। अब जब 1/म्यू जो है वो साइन R1 के बराबर भी और 1/म्यू साइन IC के बराबर भी है, इसका मतलब R1 और IC क्या है, बराबर है। तो देखते हैं, फ्रॉम 2 व 3 से, 2 व 3 से हम बोल सकते हैं कि जो R1 है वो किसके बराबर है, IC के बराबर। R1 किसके बराबर, IC के। तथा एक से क्या था अपने पास, समीकरण 1 से ये था अपने पास में कि R2 है वो बड़ा या कम से कम IC के बराबर होना चाहिए। तो
देखो R1 बराबर है IC के और R2 है वो कम से कम उसके बराबर नहीं तो उससे बड़ा है। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 क्या होना चाहिए, IC का दोगुने के कम से, अगर ये बराबर है तब तो ये दोगुना हो जाएगा, और अगर ये दो इससे बड़ा है तो दोगुने से बड़ा रहेगा। तो R1 और R2 किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है। इसका मतलब A जो है, इसका मतलब A की वैल्यू कितनी होगी, 2IC। देखें तो एक कंडीशन तो ये बन गई अपने पास में कि R1 प्लस R2 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 टाइम्स IC। तो यहाँ से जो कंडीशन बन रहा है मेरे पास में, R1 प्लस R2 को मैं A बोल देता हूँ, R1 प्लस R2 क्या होता है, A के बराबर होता है। मतलब A दो टाइम 2 टाइम्स IC से बड़ा होना चाहिए। A/2 मैं बोलूँ A/2 वो क्या होगा, IC से बड़ा होना। तो दोनों तरफ साइन थीटा अगर मैं लगा देता हूँ, साइन A/2 ये क्या होना चाहिए, साइन IC से बड़ा, और साइन IC किसके इक्वल होता है, 1/μ के इक्वल। तो आपने लगाया साइन A/2 क्या हो गया यहाँ से, 1/μ। आप बोल सकते हो कि जो म्यू है, आप इसके कई सारे फॉर्मूले बन जाते हैं कि वो जो है आपके पास में 1/, म्यू जो है 1/sin A/2 से छोटा होना चाहिए। ठीक, एक मिनट, म्यू जो है बड़ा होना चाहिए, म्यू बड़ा होना चाहिए 1/sin A/2। इधर आ गया साइन थीटा, 1/sin थीटा कितना होता है, cos थीटा। तो इसका एक आंसर ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, दूसरा आंसर ये मिल सकता है कि 1/sin थीटा cos थीटा होता है। मतलब म्यू जो है वो अपने पास ये हो सकता है कि कोसेक 1/sin थीटा जो कोसेक थीटा होता है, तो ये कोसेक थीटा बोल सकते हो आप। और कोसेक थीटा जो होता है, एक और प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इसको आप ये भी बोल सकते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर A/2। ठीक है, ऑप्शन में कोई सा भी मिल सकता है, तीनों ही सही है। तो एक्चुअली में आंसर तो यहीं पे निकल गया, उसके बाद में तो बस ये आपने जो फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया है। तो म्यू की कम से कम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इतनी तो होनी ही चाहिए। अगर इससे कम म्यू है तो फिर रेजिंग इमरजेंस नहीं हो पाएगा, लाइट की रे जो है बाहर निकलेगी। कितनी होनी चाहिए मिनिमम, क्या हुआ, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कौन मिनिमम एंगल। 1 प्लस कोट स्क्वायर A/2। ये रहा ना, ये ग्रेटर का साइन मत लगाइए मिनिमम के लिए, इक्वलिटी बना दीजिए उसको। खाना एक यस, नोट हो गया, नोट कर लिया आपने। बार पीछे वाला पेज दिखाना सर एक बार। हाँ देखिए, हमने वो नोट नहीं किया अभी। आ जाएंगे उधर, पहले ये इधर वाला नोट कर लेंगे, आएंगे उधर से। हो गया सर। है इधर से सभी का, नो सर।
सर एंगल की ओके, बोल रही है मैं, कितना कितना होगा सबसे न्यूनतम मिनिमम कौन सा कोण? क्रांतिक कोण के लिए, मतलब उसमें अंदर ही आए। क्रांतिक कोण तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। क्रांतिक कोण जो है उस पर निर्भर करता है कि आपका जो अपवर्तनांक कितना है उसका। अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना कम रहेगा। ये कितना आ रहा है, साइन आई से कितना आता है 1/म्यू, तो म्यू पर डिपेंड करता है, आपतन कोण पर इन पर निर्भर नहीं करता है। बोलो, सिर्फ और सिर्फ म्यू पर निर्भर करता है। ऐसे जाने से बाहर से आएगा। स्पीकर बंद हो जाए। आगे चलें। वो निकालना पिछला पेज। हाँ देखिए, हो गया सर। अब अपने पास आता है गोलीय सतह से अपवर्तन। गोलीय सतह से अपवर्तन। इसके 15 महीने बाद जाए। इसमें क्या रहता है अपने पास में, इसका भी डेरिवेशन होता है, वो डेरिवेशन मैं एक साथ करवा दूंगा आप लोगों को, जैसे मिरर का भी छोड़ चुके हैं डेरिवेशन कि 1/v + 1/u = 1/r किस तरीके से आता है, 1/f 2/r, ठीक है। वो अपने पास में किस तरीके से आता है उसका भी डेरिवेशन करवाना है, क्योंकि बोर्ड के लिए होता है वो। और इसका भी डेरिवेशन होगा और आगे लेंस का भी डेरिवेशन रहेगा। तो ये सभी डेरिवेशन एक साथ करवाऊंगा मैं आपको। अभी मैं न्यूमेरिकल्स किस तरीके से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, और उस फॉर्मूले को फिर किस तरीके से यूज करते हैं, तो इनका डेरिवेशन मैं आपको बाद में करवाऊंगा, एक साथ करवाऊंगा तीनों डेरिवेशन। देखिए गोलीय सतह के लिए, तो इसमें अभी तक अपने पास में जो सतह हमारे पास इस तरीके की आ रही थी, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन में जब भी हमने देखा, या जैसे प्रिज्म वाले केस में इस तरीके से, वो भी क्या थी तो फ्लैट सरफेस, ठीक है। अब अपने पास में सतह गोलीय सतह की इस तरीके की सतह, इस तरीके की सतह की, ये जो इधर का सरफेस है वो अपने पास में गोली है। तो देखिए इसके लिए क्या लगता है फिर अपने पास में, अच्छा ये लॉग आउट होगा, आप सभी दोबारा से ज्वाइन कीजिए। ये मान लीजिए एक लाइन है, इसकी एक्स बना दी हमने, ये उस तरीके जैसे वहां पर पोल था उस तरीके से यहाँ पर भी ये पोल होता है। बेसिकली अपने लेंस, अगर ये हमें समझ आ जाता है लेंस में कोई दिक्कत नहीं, लेंस बेसिकली इसी का पार्ट होता है। फिर आपके पास एक प्रकाश किरण जो यहाँ से गई, यहाँ पर आपतित हुई मान लीजिए, आपतन के बाद में जो है यहाँ पर कहीं पर जाके इमेज बना रही, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद में अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि गोलीय सतह है तो उसका कहीं ना कहीं किसी गोले का हिस्सा रही होगी, उस गोले का क्या केंद्र था, वो इसका सी तक का डिस्टेंस है, वो क्या रहेगा आर के इक्वल। ये क्या अपने पास में जो त्रिज्या रहेगी, आर जो अपने पास में टी सी, ये वक्रता त्रिज्या बोले हैं, सी जो है वक्रता केंद्र एक तरीके से। पी जो है इसको क्या बोल रहे थे हम वहां पर, पोल को कुछ बोला था हमने वहाँ, क्या बोला था, ध्रुवीय हाँ, ध्रुव पोल। हाँ, ध्रुव बोला था। और सी अपने पास में जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या, पी से सी तक का डिस्टेंस, पी से सी तक का डिस्टेंस है, वक्रता त्रिज्या रहेगी आर, ये सब। तो इसमें जो फॉर्मूला बनता है मैं वो नोट करता हूँ, इसका डेरिवेशन मैं आपको आगे करवाऊंगा। अच्छा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका बहुत काम है। इधर जो मेरे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है μ2, इधर है μ2 और इधर है μ1। ये दोनों तरफ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इधर का, जिसमें प्रकाश किरण जा रही है उधर का तो कौन सा है μ2 लिया है, और जहाँ से आ रही है वो कौन सा है μ1। अब जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर वो बनता है, देखो ये जो डिस्टेंस है ये तो हो गई u के इक्वल, और
अभी मैं मार्किंग कर देता हूँ यहाँ पर। ये जो डिस्टेंस है वो आपकी u के इक्वल, ये तो हो गई u, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये है आपकी v, ये डिस्टेंस है v। फिर से पोल से डिस्टेंस मेजर करते हो। अब जो फॉर्मूला नोट करता हूँ मैं कि μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन मैं बाद में करूँगा आपको। μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r ये रहता है। तो ध्यान रखें, इस तरीके से याद रखें कि μ2 जो है जिसमें प्रकाश किरण जा रही है उस माध्यम पर, इस माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, और μ1 किसका है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है। तो बेसिकली प्लेन सरफेस जो अपने पास होती है, प्लेन सरफेस के लिए r कितना होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। प्लेन सरफेस के लिए r इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये तो टर्म जीरो हो जाएगी, μ2 बाई वी इक्वल टू μ1 बाई वी। तो वैसा बन जाता है अपने पास में आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाला क्वेश्चन जो किया था उस टाइप का बन जाता है। ये नोट किया आपने? नो सर सर। सर ये बोलिए। दर्पण है नहीं, दर्पण नहीं है, तो ये ट्रांसपेरेंट है। इसमें से जैसे अभी हमने जो स्लैब वाले किए ना, स्लैब में से लाइट रे जा रही थी, फिर क्या हुआ, बैंड हो गई, इधर निकल गई। अभी स्लैब में क्या है, इधर इसको कार्ड कर दिया गया, ऐसी स्लैब है एक तरीके से, मानिए आप। एक हिस्सा मैंने क्या किया, उसका कार्ड है, वक्रता है उसमें, तो ये ट्रांसपेरेंट है, लाइट जा रही है इसके अंदर से। दर्पण होता तो ये तो मुड़ जाती है यहाँ से। नोट किया आपने? नहीं। रुको सर, नहीं किया। कीजिए। μ2 वो माध्यम है जिसमें प्रकाश किरण जाएगी, और μ1 वो है जिसमें से आएगी। ये μ1 है, μ1। हुआ है सर। हो गया, चलिए अब इसे फोकस आते हैं। तो पहला फोकस और दूसरा फोकस, तो वो देखिए किस तरीके से देखते हैं। पहला फोकस, पहला फोकस वो बिंदु होता है जिससे प्रकाश किरणें जो है इसमें से गुजरने के बाद में समांतर हो जाती है। तो वह बिंदु जहां से आपतित किरणें गोलीय सतह से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये जो है ऐसा है,
ये मान लीजिए अपने पास में कोई बिंदु यहाँ पर, इससे प्रकाश किरणें गिरी यहाँ पर, और मान लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ से इधर समांतर निकल जाएगी, ये भी इधर समांतर निकल जाएगा, और यहाँ से जो आएगी वो सीधे निकल जाएगी। तो ये ऐसा है अपने पास। तो ये जो बिंदु है, ये जो दूरी है, बेसिकली यही अपने पास फोकस के बराबर होती है। तो इसको हम यू बोल रहे हैं, और यही डिस्टेंस है वो फोकस के बराबर होती है। तो इसका मतलब यू जो है, यहाँ पर देखो, अब किरणें समांतर हो गई तो कहाँ पर मिलेंगी? समांतर किरणों को हम ये मानकर चलते हैं कि अनंत पर मिलेंगी। तो इसमें क्या होगा, v तो अपने पास में होगा अनंत, और u जो है वो बेसिकली किसके इक्वल? f के इक्वल। u के इसके इक्वल, क्योंकि वो दूरी को ही तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो दूरी है तो किसके बराबर है? फोकस के इक्वल। तो इसी को तो हम फोकस बोल रहे हैं। तो अपने फॉर्मूला लगाया अभी कि इधर का माध्यम अगर μ2 है और इधर का माध्यम अगर μ1 है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया μ2 डिवाइडेड बाई अनंत माइनस μ1 डिवाइडेड बाई f इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। तो यहाँ से जो f है वो कितना हो जाएगा? माइनस μ1 इंटू r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। तो ये पहला फोकस है, इसको f1 बोलते हैं। f1 पहला फोकस है। माइनस μ1 इंटू r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ1। नोट किया आपने ये? हाँ सर। आगे चलें। रुको सर, लिख लिया सर। तो इसी तरीके से दूसरा फोकस होता है। दूसरा फोकस वो इसका उल्टा होता है कि वो बिंदु जहाँ जिस पर जो समांतर किरणें आपतित, अगर किरणें समांतर होती तो वो किस बिंदु पर फोकस हो जाएंगी? तो देखिए वह बिंदु समांतर किरणें गोलीय सतह पर आपतित, गोलीय सतह पर आपतित समांतर किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित होती हैं वह दूसरा फोकस कहलाता है। वह दूसरा फोकस कहलाता है। तो ये बेसिकली इस टाइप का है अपने पास में। इस बार किरणें जो आपतित हो रही हैं वो समांतर किरणें आपतित हो रही हैं, और ये यहाँ पर किसी एक बिंदु पर मिल गई है सर। ये जो बिंदु होता है ये अपने पास में सेकंड फोकस होता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो f2 के बराबर। अब इस बार किरणें समांतर किरणें थी,
तो समांतर किरणों को कहाँ से मानेंगे कि अनंत से आ रही होंगी, मतलब u जो है u का मान तो कितना है अपना अनंत है, u का मान अनंत है और v का मान कितना है f2 है, तो यहाँ पर जो u है उसके मान तो अनंत है आपको, u तो कितना अनंत और जो v है वो कितना हो जाएगा f2। तो फॉर्मूला लगाया आपने, इधर का μ2 इधर का μ1 और ये पॉइंट कौन सा आपका f, तो आपने लगाया ये पॉइंट p था, तो μ2 डिवाइडेड बाई v माइनस μ1 डिवाइडेड बाई अनंत μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, ये बनेगा। तो क्या रहेगा यहाँ से μ2 बटा f2 माइनस 0 इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r, ये हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका f2 है वो कितना हो जाएगा μ2 इंटू r डिवाइडेड बाई μ2 माइनस μ, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आज। इसके आगे का पार्ट है कल स्टार्ट करेंगे, फिर इतना नोट कर लीजिए अभी। नोट हो गया? इतनी जल्दी कहाँ से हो जाएगा, डेली डेली हमेशा ही लिख लिया। बहुत धीरे नोट करते हो तुम लोग। हुआ सर। देखो इसका हो गया, कल इस पर फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस इन पर प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे, मैग्निफिकेशन वगैरह क्या रहेगा इसमें, आवर्धन वगैरह उन सब के बारे में देखेंगे। हो गया सभी का? चलिए तो कल इस पर प्रॉब्लम स्टार्ट